किशनगंज नाम का एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करना अपना फर्ज समझते थे। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। भोला एक ईमानदार और मेहनती इंसान था जो अपने उसूलों पर अडिग रहता था। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसीलिए वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। हाँ, सरिता बहुत तेज प्यास लगी है, जरा एक लोटा पानी देना। लेकिन पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मटके में एक बूंद भी नहीं बची। सुबह जो भरा था सब काम में लग गया। अरे फिर अब क्या करें? इतनी गर्मी में बिना पानी के तो मुश्किल हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं अभी कुएं से पानी भरकर ले आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, फिर मुझे काम पर भी जाना है। सरिता मटका लेकर कुएं की ओर पानी लेने चली जाती है। वह जैसे ही कुएं के पास पहुंचती है, वहां पर गांव की कुछ और औरतें खड़ी होती है। सरिता अपना मटका पानी के लिए रख देती है। अरे तूने अपना मटका यहाँ क्यों रखा है? दिखता नहीं पहले हम पानी भरेंगे। बहन, मैंने तो बस अपना मटका रखा है और मुझे सिर्फ एक मटका पानी चाहिए। अरे एक मटका चाहिए या दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले हम पानी भरेंगे। हम बड़े घर की औरतें ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती, समझी? लेकिन बहन, मैं भी तो सुबह से घर का काम करके आई हूँ। बस थोड़ी ही देर में अपनी बारी आने वाली थी। हा हा हा, ओहो, अब तुम जैसी गरीब औरतें भी हमारे बराबर खड़ी होंगी। पहले हमें पानी लेने दो, फिर तुम देख लेना। इतना सुनकर सरिता को गुस्सा आता है और वह खाली हाथ मटका लेकर अपने घर आ जाती है। क्या हुआ सरिता, तुम पानी लेकर नहीं आई? नहीं जी, कुएं से पानी नहीं भर पाई। क्यों, इतनी देर हो गई फिर भी पानी नहीं भर पाई? बोला जी, वहां बड़े घर की औरतें पहले से खड़ी थी। मैंने अपना मटका लाइन में रख दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई उन्होंने मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया। कहने लगी कि हम गरीब औरतों की वहां कोई हैसियत नहीं है। लेकिन क्या पानी पर सिर्फ उनका हक है? हम मेहनत करते हैं, खेतों में पसीना बहाते हैं, फिर भी हमें इंसान नहीं समझते। ये बड़े लोग हमेशा हम गरीबों को ही सताते आए हैं, जैसे गांव सिर्फ उन्हीं का है। चलो कोई बात नहीं, मैं बिना पानी के भी रह लूंगा। हाँ, और सरिता, तुम चिंता मत करना, हमारे दिन भी जल्दी ही बदलेंगे। अरे भाई हरीश, मुझे अपना खेत किसी अच्छे और ईमानदार आदमी को जोतने के लिए देना है, लेकिन आजकल सच्चे और मेहनती लोग मिलते ही कहाँ हैं? कोई ऐसा इंसान है हमारे गांव में जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? अरे सेठ जी, हमारे गांव में मेहनत और ईमानदारी की मिसाल सिर्फ एक ही इंसान है। कौन कौन है वह आदमी? भोला। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी है। उसकी मेहनत का तो पूरा गांव गवाह है। अच्छा, लेकिन क्या वह इतना भरोसेमंद है कि मैं अपना खेत उसे दे दूं? सेठ जी, अगर इस गांव में कोई सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान है तो वह भोला ही है। वह दिन रात खेत में पसीना बहाता है, अपने काम को पूजा समझता है। उसने कभी किसी का हक नहीं मारा और सबसे बड़ी बात, वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता। तभी वहां पर भोला आ जाता है। अरे बोला, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं अभी अभी तेरी ही तारीफ सुन रहा था। मेरी तारीफ क्या बात है सेठ जी? हाँ बेटा, गांव में सभी तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे, और सच कहूं तो मुझे भी एक ऐसे ही आदमी की जरूरत है। सेठ जी, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। बताइए क्या काम है? मेरी एक जमीन पड़ी है गांव के पास, लेकिन उस पर कोई खेती करने वाला नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि तू उस पर खेती करे। अरे सेठ जी, क्यों नहीं कर सकता? मेरा यही तो काम है, खेत जोतना, मेहनत करना, अन्न उगाना। लेकिन भोला, एक बात पहले ही साफ कर दूं, मैं तुझे सिर्फ 1/4 हिस्सा दूंगा, बाकी फसल मेरी होगी। सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेहनत तो मेरी आदत है, और अगर ईमानदारी से काम करूंगा तो
तो भगवान भी मेरी मदद करेगा। ठीक है भोला, तो तू कल से ही मेरे खेत में काम शुरू कर दे और जिस चीज की जरूरत हो घर पर आकर ले जाना। अगली सुबह ही भोला हरे भरे खेतों में जहां दूर तक लहलहाती फसलें नजर आती हैं, वहां सूरज की पहली किरण के साथ ही खेतों में जुट जाता है। उसने ठान लिया था कि वह अपने पसीने की हर बूंद को मिट्टी में मिला देगा, ताकि उसकी मेहनत रंग लाए और फसल बेहतरीन हो। हर दिन वह खेतों की जुताई करता, पौधों को पानी देता, खाद डालता और उनकी देखभाल करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। कुछ ही दिनों में उसकी मेहनत दिखने लगती है और खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते, तो जिसे देख भोला और सरिता बहुत खुश होते हैं। भोला जी, आपकी मेहनत तो अब दिखने लगी है। देखो कितने प्यारे प्यारे पौधे निकल आए हैं। हाँ सरिता, ये देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। वैसे सेठ हमें कितनी फसल देंगे? उन्होंने तो बोला है कि 1/4 हिस्सा हमें देंगे। अब देखो, सब ऊपर वाले की मर्जी है। चलो घर चलते हैं, बाकी का काम कल करूंगा। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले ही दिन आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं। ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है और कुछ ही देर में घनघोर बारिश शुरू हो जाती है। शुरुआत में भोला को लगता है कि यह बारिश उसकी फसल के लिए अच्छी होगी, लेकिन जल्द ही उसकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती हैं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। भोला, अब क्या होगा? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई। हमने कितनी मेहनत की थी, हर दिन खेत में पसीना बहाया, हर पौधे को अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन इस बेरहम बारिश ने हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अब तो सेठ जी हमें उधार भी नहीं देंगे। पहले ही उनके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से यह नई मुसीबत। हाँ सरिता, सिर्फ हमारी ही नहीं, इस गांव के बाकी किसानों की भी यही हालत है। किसी की फसल खड़ी थी, किसी की कटकर तैयार थी, लेकिन इस बारिश ने किसी को भी नहीं छोड़ा। चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही है। लेकिन भोला, हमारे पास तो अब खाने को भी पैसे नहीं है। घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म होने को आया है। बच्चे कब से भूखे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखों में देखो, एक टुकड़ा रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब और देर नहीं कर सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ गीता, मुझे कुछ करना ही होगा। अगर अभी कोई मदद नहीं मिली तो ना जाने हमारे बच्चों का क्या होगा। सेठ जी के पास जाना ही होगा, शायद वो कुछ मदद कर दें। भगवान करे सेठ जी को हमारी हालत पर दया आ जाए, लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? ऐसा मत बोलो सरिता, सेठ जी अच्छे इंसान हैं और हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। और देखो, बारिश भी रुक गई है। मैं अभी आता हूं। भोला बिना देरी किए सेठ के यहाँ जाता है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ घर से बाहर निकलकर आता है। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। आपने जो खेत जोतने के लिए दिया था, उसमें मैंने दिन रात करके बहुत अच्छी फसल उगाई थी। आपने तो देखा ही था, लेकिन वो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, खाने को घर में एक दाना नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, नहीं तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। अरे भोला, ये तू क्या बोल रहा है? एक तो तूने मेरा खेत बर्बाद कर दिया और ऊपर से मैं तुझे फिर पैसे दूं। मैंने तुझे अपना खेत उधार दिया था ताकि अच्छी फसल हो और मुझे मुनाफा मिले, लेकिन अब जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं तुझे और पैसे क्यों दूं? तू क्या सोचता है कि मैं कोई खैराती संस्था चला रहा हूं? कुछ नहीं मिलेगा, चला जा यहां से। सेठ जी, मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत खराब थी, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? बारिश ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे गांव वालों का नुकसान कर दिया है।
यह कुदरत का कहर था, कोई इसे रोक नहीं सकता था। अगर आप अभी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और अगर मैंने तुझे पैसे दे दिए तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? पहले ही तेरा पिछला कर्ज बाकी है, अब तू फिर से मांगने आ गया। ये बारिश कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। और अगर अगली बार भी फसल नहीं हुई तो मैं कोई घाटे का सौदा नहीं करता, समझा? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और तूने अगर ज्यादा बकवास की तो मैं अपने आदमी बुलाकर तुझे बाहर फेंकवा दूंगा। जा, यहां से निकल। इतना बोलकर सेठ घर के अंदर चला जाता है और भोला वहीं निराश खड़ा रहता है। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी हुई बेकार सब्जी पर पड़ती है। वह थोड़ी देर उस सब्जी को देखता रहता है और फिर उसे लेकर घर चला जाता है। भोला, ये सब्जी कहाँ से लाए? ये तो ठीक से देखने में भी अच्छी नहीं लग रही। अरे नहीं, सेठ जी ने कहा था कि यह बस 2-3 दिन पुरानी है। ठीक से पकाओगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भूख लगी होगी तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये सब्जियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं, कुछ तो सड़ भी रही है। भोला, सच्ची बताओ, ये सब्जी हमें दान में दी गई है या सेठ जी ने बची कुची चीजें थमा दी हैं? देखो सरिता, हमारे हालात तो तुम जानती हो। अगर ताजी सब्जी खरीद सकता तो जरूर लाता, लेकिन अभी जो मिला वही ले आया। सरिता भोला की बात पर भरोसा कर वह सब्जी बना लेती है और सभी मिलकर खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। भोला जी, 3-4 दिन हो गए और आपको कोई काम नहीं मिला। देखो, अब तो बारिश भी थम चुकी है और मौसम भी खुल गया है। मैं सोच रही हूँ कि हमें फिर से एक जमीन लेनी चाहिए। हम फिर से उस जमीन को अपने खून पसीने से सींचोगे। मेहनत करेंगे तो हमारी किस्मत जरूर बदल जाएगी। सुनीता, तुम तो जानती हो पिछली बार जब मैंने सेठ जी की जमीन ली थी तब कैसी अनहोनी हो गई थी। बिना मौसम की बारिश ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। फसल तबाह हो गई और हम फिर से जीने के लिए मोहताज हो गए थे। मैं फिर से वही गलती नहीं दोहरा सकता। अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे। भोला देने वाला तो ऊपर वाला है, वह हमारी मेहनत का फल जरूर देगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करने वालों का साथ भगवान भी देते हैं। जब तक हम खुद पर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखेंगे, तब तक कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारी बातें सही है सुनीता, लेकिन डर अभी भी दिल से निकला नहीं है। मेहनत तो मैं पहले भी करता था, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह गए। भोला जी, यह दुनिया उम्मीद पर टिकी है। जिसने कोशिश करनी बंद कर दी, उसका जीवन भी ठहर जाता है। हमें फिर से शुरुआत करनी होगी, नई उम्मीद के साथ, नए हौसले के साथ। इस बार हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और अगर मुश्किलें आएंगी भी तो मिलकर सामना करेंगे। तुम ठीक कह रही हो सुनीता। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं होगी। मैं इस बार पूरी ताकत लगा दूंगा। चलो नई शुरुआत करते हैं। भोला सेठ के पास जमीन की बात करने के लिए जाता है और रास्ते में ही सेठ मिल जाते हैं। सेठ जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, बोलो क्या बात है? सेठ जी, मुझे एक बार फिर से आपकी जमीन चाहिए। मैं उस पर मेहनत करना चाहता हूं। इस बार मैं उसे सच में हरी भरी कर दूंगा। अरे भोला, तुझे पिछली बार भी मैंने अपनी जमीन दी थी, लेकिन तू कुछ कर पाता उससे पहले ही बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। अब तू फिर से मांगने आ गया। हाँ सेठ जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार मौसम ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं अपनी मेहनत से हालात बदल दूंगा। अरे भाई, तू समझता क्यों नहीं? ये मौसम ठीक नहीं है। फिर से बेमौसम की बारिश हो रही है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तेरी सारी मेहनत फिर से बेकार चली जाएगी। फालतू में तू वक्त भी गवाएगा और श्रम भी। सेठ जी, मेहनत करने वाला कभी हालातों से डरता नहीं है। अगर किसान हर मुसीबत से डरता तो खेत कभी लहलहाते नहीं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस बार मैं मिट्टी की कसम खाकर कहता हूं कि अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। आप बस एक मौका दीजिए। भोला, अब मैं वो जमीन तुझे खेती के लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वो जमीन मैंने इस सेठ को बेच दी है।
ये पास के गांव के सरपंच है और इन्होंने हमारे गांव की बहुत सारी जमीन ले ली है। इसलिए तू अपना समय बर्बाद मत कर। मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। लेकिन भोला, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। तुम्हारी बातों से मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम बहुत ही मेहनती इंसान हो और तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। इसलिए मैंने जो इस सेठ से जमीन खरीदी है वो मैं तुम्हें खेती के लिए देता हूं। मुझे भरोसा है कि तुम उस जमीन पर अच्छी फसल उगाओगे। भोला को उस सरपंच की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो कुछ देर के लिए मौन हो जाता है। क्या हुआ भोला? क्या तुम मेरे खेत में काम नहीं करना चाहते? नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा था कि भगवान किसी न किसी रूप में हम जैसे गरीब की मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। और सेठ जी, आपका यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं अपना खून पसीना एक करके उस खेत में काम करूंगा। आप बस देखते जाइए। भोला जमीन पाकर बहुत खुशी खुशी घर लौटता है और दूसरी तरफ अरे सुनीता, मैंने सुना कि तुझे उस दिन की बात बहुत बुरी लगी जब मैंने कहा था कि पहले हम कुएं से पानी भरेंगे, फिर तुम जैसे लोग। नहीं रानी बहन, बस थोड़ी सी बुरी लगी थी। लेकिन किसी को नीचा दिखाना सही नहीं होता। आखिर सब इंसान बराबर होते हैं। बराबर? तुम जैसे गरीब लोग भी अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे। हमारी हैसियत और तुम्हारी औकात में बहुत फर्क है। रानी बहन, इतना घमंड करना भी अच्छी बात नहीं। ऊपर वाले को गिराते हुए देर नहीं लगती। जो आज ऊंचाई पर हैं, वे कल नीचे भी आ सकते हैं। गिरेंगे। और हमारे पास अपना खेत है। हमारी फसल हर बार लहलहाती है। हमारे घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं, न तुझ जैसे गरीबों की, न ऊपर वाले की। हमारी तकदीर हमसे कोई नहीं छीन सकता। इतना सुनकर सुनीता अपने घर आ जाती है। तभी भोला भी घर आ जाता है। अरे सुनीता, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। सेठ जी ने हमें अपनी जमीन दे दी है। अब हम अपने खेतों में मेहनत करके उसे लहलहा सकते हैं। मैं कल से ही जुताई शुरू कर दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भोला जी, लेकिन हमें इस बार पहले से ज्यादा सोच समझकर काम करना होगा। और उसके लिए मेरे पास एक सुझाव है। हाँ सुनीता, बताओ ना। भोला, तुम उस जमीन पर एक कुआं खोद लो। जब बारिश होगी तो कुएं में पानी भर जाएगा और हमें हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। हमें किसी और के कुएं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुनीता, कुआं खोदने में बहुत समय लग जाएगा और अगर बारिश समय पर नहीं हुई तो उसमें पानी कहां से आएगा? तब तक तो हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। देखो भोला, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर कुआं होगा तो बारिश का पानी उसमें इकट्ठा होगा। खेतों में पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, जिससे फसल को नुकसान नहीं होगा। इस तरह हम सूखे और बाढ़ दोनों से बच सकते हैं। हमें दूर के कुएं से पानी लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सुनीता, मैं कल से ही काम शुरू करता हूं। मैं कुआं खोदूंगा और इस जमीन को उपजाऊ बनाकर ही दम लूंगा। अगली सुबह होते ही भोला जमीन पर सबसे पहले कुआं खोदने में लग जाता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद भोला कुआं तैयार कर लेता है और तब से ही वह पूरे मन से अपनी खेती में जुट गया। वह हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक मेहनत करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में उसके खेतों में हरी भरी फसल लहलहाने लगी। रानी के पति सोहन ने भी इस बार अपनी खेती में काफी मेहनत की थी। उसकी भी फसल अच्छी हो रही थी। लेकिन समय ने फिर से खुद को दोहराया और अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और एक तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान से मूसलधार बारिश होने लगी। लेकिन इस बार लोग डरे हुए थे और जिस बात का डर था वही हुआ। जल्द ही बारिश इतनी तेज हो गई कि खेतों में पानी भरने लगा। भोला के खेतों में भी पानी आया, लेकिन उसका पहले से खोदा हुआ कुआं उसकी मेहनत को बचा रहा था।
खेतों का सारा पानी कुएं में समा रहा था। दूसरी ओर सोहन के खेतों में पानी रुक गया। उसका कोई निकास नहीं था। देखते ही देखते पूरा खेत पानी में डूब गया। फसलें गिरने लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। रानी, अब हमारे पूरे खेत बर्बाद हो चुके हैं। हमने अपनी सारी कमाई, सारी मेहनत इस फसल में लगा दी थी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। सब खत्म हो गया। पता नहीं हमारे कौन से बोल ऊपर वाले को बुरे लग गए। मुझे लगता है कि यह सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सुनीता को बहुत सुनाया था। उसे ताने मारे थे कि वह गरीब है और हम अमीर हैं। मैंने घमंड में कहा था कि हमें कोई नहीं गिरा सकता। पर देखो, आज हमारा सब कुछ चला गया। शायद ऊपर वाले को यही बात बुरी लग गई और उसने हमारी फसल तबाह कर दी। रानी, यह तुमने अच्छा नहीं किया था। कोई गरीब होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका मजाक बनाया जाए। भगवान सबको बराबर देखते हैं, लेकिन घमंड करने वालों को वह जल्दी सबक सिखा देते हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया सोहन। मैंने सुनीता को बहुत तकलीफ दी, उसे ताने मारे, उसका मजाक उड़ाया और देखो ऊपर वाले ने कैसी सजा दी। सुनीता के पति भोला की फसल बच गई क्योंकि उसने पहले ही सोचा था, और हम तो अपनी अकड़ में ही जी रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं होगा रानी। अगर सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो जाकर सुनीता से माफी मांगो। जब तक वह तुम्हें माफ नहीं करेगी तब तक तुम्हारा दिल तुम्हें चैन नहीं लेने देगा। रानी और सोहन दोनों भोला के घर जाते हैं, सुनीता और भोला से माफी मांगने के लिए। सुनीता बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया, तुम्हें गरीब कहा, तुम्हें नीचा दिखाया। लेकिन अब ऊपर वाले ने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। उसने हमारी सारी फसल खराब कर दी और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। खाने तक के पैसे नहीं है। रानी बहन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी को ताने मत मारो। ऊपर वाला सब देख रहा होता है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारे पास खेत है, अनाज है और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तब शायद तुम्हें लगा होगा कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन देखो, सब एक पल में छीन गए और अब तुम यहां मुझसे माफी मांगने आई हो। हाँ सुनीता बहन, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। घमंड करने वालों का घमंड भगवान एक झटके में तोड़ देता है। मैं बहुत पछता रही हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। और सुनो रानी बहन, अगर तुम्हें खाने पीने की कोई जरूरत हो या पैसों की दिक्कत हो तो तुम बेझिझक हमारे घर आ सकती हो। मेरा दिल छोटा नहीं है। मैंने गरीबी सही है, पर मेरा दिल अमीर है। मैं जानती हूँ कि जब भूख लगती है तो अमीरी गरीबी सब भूल जाती है। सुनीता बहन, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दे दी। अब मैं कभी भी किसी गरीब को छोटा नहीं समझूंगी। नदी किनारे एक गरीब बुढ़िया अकेली छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो गांव के लकड़हारे से लकड़ियां लेकर गांव के घरों तक पहुंचाती। यही उसकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई अम्मा, आज कितनी लकड़ियां लेकर जाओगी? वो वाला गट्ठर दे दो बेटा। अरे पर उठा लोगी इसे? सिर में थोड़ा सा दर्द तो है, पर पेट भरने के लिए उठा लूंगी। ला जरा, सर पर तो रखवा दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। सुन, इसकी पैसे कल दे दूंगी, अब चलती हूँ। सुनो जी, आप इस बुढ़िया से तुरंत ही पैसे ले लिया करो। ये रोज रोज आपको कल का कहकर बुद्धू बनाती है। लकड़हारा हंसने लगा। कल सुबह 2 रुपए देकर कहेगी बाकी कल दे दूंगी। इसका कल कभी नहीं आता। ऊपर से और लकड़ियां उठाकर ले जाती है, नास पीटी कहीं की। अरे जाने दो, बेचारी बूढ़ी है, कोई नहीं है इसका। इस उम्र में भी देखो बेचारी को घर घर जाकर लकड़ियां बेचनी पड़ती है। हाँ तो इसमें हमारी क्या गलती है? अरे तो थोड़े पैसे ही तो कम देती है भाग्यवान। बाकी लोग तो पूरे पैसे देते हैं ना, और फिर अपना काम तो चल जाता है। आप भी नहीं मानते, करो समाज सेवा, मुझे क्या। पत्नी मुंह बनाकर अंदर चली गई। गांव के एक घर में बुढ़िया ने लकड़ी का ढेर नीचे रखा। बहुरिया,
अरे ओ बहुरिया, कितनी लकड़ियां रखूं? चूल्हे के लिए 20 चाहिए और आजकल रात को थोड़ी ठंड हो जाती है तो तापने के लिए भी लकड़ी चाहिए। अच्छा, तो मैं कल ज्यादा लकड़ी ले आऊंगी। आज सिर में थोड़ा दर्द था तो कम लकड़ियां लाई हूँ। बाकी घरों में भी देनी है वरना सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है, आज चूल्हे के लिए जितना रोज देती हो रख दो, कल ज्यादा ले आना। हाँ, ये ठीक है। सुनो, अभी जाना नहीं, मैं अभी आती हूँ। बुढ़िया ने पैसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे और गट्ठर से लकड़ी निकालकर रखने लगी। ये लो अम्मा, खा लो। बुढ़िया उसे देखती है। अरे अम्मा, बासी नहीं है, एकदम ताजी है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। अरे बहुरिया, वो बात नहीं है। तू मुझे रोटी दे रही हो, तेरी सास ने देख लिया तो तुझ पर गुस्सा करेगी। नहीं नहीं, वो घर में नहीं है, अभी तक नहीं आई। कितने दिनों के लिए बाहर गई है? अभी भी लगभग 14 से 15 दिन और लगेंगे उन्हें आने को। सुन, ये बाकी की लकड़ियां मेरे सर पर रखवा दे। अम्मा, तुम भूखे पेट लकड़ी सर पर उठाती हो ना, इसीलिए सर दुखता है। मेरे यहाँ एक रोटी रोज खा लिया करो, कोई हर्जा नहीं होगा। और जो तुम्हारी सास ने वापस आकर गुस्सा किया तो उन्हें मैं समझा दूंगी, वो कुछ नहीं बोलेंगी। भगवान तेरा भला करे, चल सदा सुखी रह। इतना कहकर बुढ़िया चली जाती हैं। अगले दिन, बेटा आज बड़ा वाला गट्ठर दे दे, शाम को सर्दी होने लगी है तो लोगों को ज्यादा लकड़ियां चाहिए। तुम्हारा ही माल है अम्मा, जो चाहिए उठा लो। ये ले 2 रुपए, बाकी कल दे दूंगी, ठीक है ना? हिसाब में कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, समझे? हाँ हाँ अम्मा, हिसाब पूरा ठीक है। अच्छा जरा ये तो बताओ कि गांव में सब तुमको बुढ़िया कहते हैं, तुम्हारा असल नाम क्या है? मेरा असल नाम? अरे अम्मा, मेरा मतलब जो तुम्हारे पिताजी ने रखा वो वाला नाम। मेरा नाम लक्ष्मी है, पर अब तो इस मुए नाम को सुने एक अरसा हो गया। सब लोग बुढ़िया या अम्मा बोलते हैं, इसी की आदत हो गई है। पता नहीं चला मैं कब लक्ष्मी से बुढ़िया हो गई। अच्छा चल, लकड़ियों का गट्ठर सर पर रख दे। लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर उसके सर पर रख दिया। अच्छा, चलती हूँ मैं। गांव में एक घर के अंदर आंगन में लगे पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर रखकर बुढ़िया बैठ जाती है। अरे ओ मुखिया आइन, कितनी लकड़ियां रखूं बता दो, और आके जरा देख भी लो, लकड़ी एकदम सूखी है, वरना पेट पीछे कहोगी बुढ़िया गीली लकड़ी रख के गई। अरे रुक जरा, अभी आती हूँ। अरे ये लकड़ी वाली बुढ़िया है क्या? जरा इसे अंदर तो भेजना। अजी, आपको इससे क्या काम पड़ गया? अरे भेजो तो, कुछ बात करनी है। मैं लकड़ियां देखती हूँ, तू अंदर जा। मुखिया जी ने बुलाया है। मुखिया जी ने बुलाया है? क्यों, कोई गलती हो गई क्या? अरे मुझे क्या पता, जाके खुद पूछ ले। अरे बुढ़िया, आओ आओ, कैसी हो तुम? जी, बस आपकी कृपा है। अच्छा तुम वहाँ गांव के बाहर नदी के पास वाले झोपड़े में रहती हो ना? हाँ मुखिया जी। अच्छा, तो वहाँ अकेले रहती हो? पास में कोई दूसरा झोपड़ा नहीं है? डर वर नहीं लगता तुम्हें? पहले तो लगता था, अब आदत हो गई है। अच्छा ठीक है। सत्यपाल मुस्कुराकर वहां से चला गया। बुढ़िया सारी लकड़ियां बेचकर घर पहुंचती है। पता नहीं मुखिया के दिमाग में क्या चल रहा, पहले तो उसने कभी बात नहीं की, भला आज क्यों इतनी पूछताछ कर था। अगली सुबह
अंजना, मुखियाइन, लकड़ी लाई हूँ। अरे उसे अंदर बुला लो। ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल कर बात करना। बुढ़िया माँ, अंदर आ, जरूरी बात करनी है तुझसे। इसकी जरूरी बातों से तो मेरा मन घबरा जाता है। बुढ़िया ने देखा मुखिया और अंजना खुसुर फुसुर कर रहे थे और उसे देखते ही चुप हो गए। मुखिया ने अंजना को इशारा किया, आप बात करो, मैं अभी आती हूँ। देखो बुढ़िया, तुमने ये बात गांव में तो सुनी होगी कि मैं अपने बेटे के लिए ईंटों की भट्टी लगवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ईंट की भट्टी नदी के पास ही लगे तो अच्छा रहता है। मिट्टी आसानी से मिल जाती है और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं पड़ती। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? नदी के पास पंचायत की जो जमीन है उस पर मुझे ईंट की भट्टी लगानी है। जमीन के बीच में तुम्हारी झोपड़ी है तो उसे हटाना होगा। ये सुनते ही बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुखिया जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है, मैं कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। वो जमीन पंचायत की है, समझी? तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है खाली कर दो। नहीं नहीं मुखिया, ये मुझसे ना हो पाएगा। तुम तो पहले गांव में ही रहती थी ना? हाँ, 40 साल पहले ब्याह के इसी गांव में आई थी। मदन के पास वाला घर था हमारा। 15 साल पहले मेरे पति चल बसे, तब घर बेचना पड़ा। अरे अरे, ये रोना धोना मत करो यहाँ पर। मैं तुम पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। तुम गलत तरीके से इतने सालों से उस जमीन पर रह रही हो। मैंने सब दिखवा लिया है। पंचायत ने ना तो जमीन का वो टुकड़ा तुम्हारे नाम किया, ना तुम्हें किराए पर दिया है, समझी? किराया? मेरी किराया देने की हैसियत नहीं है। किसी तरह मेहनत करके पेट पाल रही हूँ। देखो बुढ़िया, ये सब मैं नहीं जानता कि तुम किस हक से वहाँ रह रही हो। मुखिया ने कहा था मुझे वहाँ रह लो। वो झोपड़ी भी उसी ने बनवाई थी। तुम किस मुखिया की बात कर रही हो? तुमसे 3 मुखिया पहले जो आया था ना, मोहनलाल, उसने मुझे ये झोपड़ी बनवा कर दी थी। बदले में तुमने क्या दिया उसे? मैंने उसे अपना मंगलसूत्र दिया था। पति के जाने के बाद वो मेरे काम का ना रहा, तो मैंने उस मुखिया को दे दिया था। उसका कोई सबूत है या ऐसे ही कहानी बना रही हो? नहीं, ये सच्ची बात है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जमीन के उस टुकड़े का कोई कागज है तो दिखा दो, या तुमने मोहनलाल को जो अपना गहना दिया है उसका सबूत दो, वरना जमीन खाली करनी पड़ेगी। इतना बोलकर मुखिया वहां से निकल जाता है और बुढ़िया हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रह जाती है। बुढ़िया बहुत उदास होकर घर लौटती है और देखती है कि वहां पहले से ही मुखिया के 2 आदमी खड़े हैं। अरे ओ बुढ़िया अम्मा, कहाँ घूम रही हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? हमें मुखिया ने भेजा है। अब तू ही बता, तू अपना सामान खुद निकालेगी कि हम बाहर फेंक दें? नहीं बेटा, ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो, अरे चलो, खाली करो। चल चल, खाली कर इसे। ये बुढ़िया प्यार से हमारी बात नहीं मानेगी। हमें आज ही ये झोपड़ी यहाँ से हटानी है। अरे बेटा, कुछ तो रहम करो मुझ पर। भला मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, तुम ही बताओ। बुढ़िया, अब कुछ मत बोलो। मुझे जो कहा गया मैं वही कर रहा हूँ, समझी? चलो तुम बाहर जाओ। बुढ़िया अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर बाहर बैठ जाती है। भगवान, ये छत भी छीन ली तूने। ये तूने ठीक न किया। अंदर इस चूल्हे और 4 बर्तन के सिवाय कुछ नहीं था। इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ अम्मा, देख लेना, ठीक है? मुखिया के आदमी पूरा झोपड़ा तोड़ देते हैं। बुढ़िया बाहर बैठे देखते रह जाती है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और बुढ़िया भूखे प्यासे झोपड़े के बाहर ही बैठी रह जाती है।
अरे सुनो, बुढ़िया अम्मा कल से नहीं आई, कुछ बोलकर गई हैं क्या तुम्हें? मीरा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? और हंस क्यों रहे हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मीरा, भला तुम्हें अम्मा की चिंता कब से हो गई? वैसे मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अम्मा कल से क्यों नहीं आई, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई? दोनों बातें कर ही रहे थे कि गांव लता भी आ जाती है। भैया, कुछ लकड़ियां देना जरा। हाँ बहन, अभी देता हूँ। भाई, वैसे ये बताओ, गांव की बुढ़िया अम्मा कहाँ है? कल से वो मेरे घर नहीं आई। लता बहन, अभी हम दोनों भी यही बात कर रहे थे कि अम्मा कल से लकड़ियां लेने नहीं आ रही। कहीं कोई बात तो नहीं? हो सकता है उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्यों ना हम उनके घर चलकर पता करें? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। उसका तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बुढ़िया के घर की ओर निकल जाते हैं। बुढ़िया के घर के पास पहुंचते ही तीनों दंग रह जाते हैं। झोपड़ी पूरी टूटी हुई और बुढ़िया बेसुध पड़ी थी। लकड़हारा दौड़ कर जाता है। अम्मा, अम्मा, इसका तो पूरा बदन बुखार से टप रहा है। अरे अम्मा को क्या हुआ? इन्हें जल्दी घर लेकर चलो। हाँ। तीनों मिलकर कैसे भी बुढ़िया अम्मा को अपने घर ले जाते हैं। आखिर अम्मा की झोपड़ी तोड़ी किसने? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। आखिर अम्मा से किसकी इतनी दुश्मनी? अब तो इसका जवाब अम्मा ही देगी। मीरा बहन, मैं चलती हूँ। कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। थोड़ी देर में बुढ़िया को होश आया। अम्मा, अम्मा आप कैसी हो? बेटा, मैं यहाँ तुम्हारे घर पर कैसे? अम्मा, तुम अपनी झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी, तो हम तुम्हें यहाँ ले आए। बेटा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे वहीं मरने के लिए छोड़ देते। अम्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ बेटा, मेरा मर जाना ही ठीक है। एक झोपड़ी थी, वो भी मुखिया ने तुड़वा दिया। ये क्या बोल रही हो अम्मा? मुखिया ने ऐसा किया? क्यों? वो बोल रहा कि उसे उस जमीन पर अपने बेटे के लिए ईंट की भट्टी लगवानी है और मेरे पास उस जमीन के कागजात नहीं। अच्छा, अम्मा तुम चिंता मत करो, मैं उस मुखिया को सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ अम्मा, और तुम अब हमारे साथ ही रहो। लकड़हारा ने तुरंत गांव के चौक पर जाकर सबको इकट्ठा किया। क्या हुआ भाई, तुमने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया है? भाइयों, तुम लोगों को तो पता है कि मुखिया ने नदी किनारे वही बुढ़िया अम्मा की झोपड़ी तोड़ दी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? पर उसने ऐसा क्यों किया? लकड़हारा सारी बात बताता है। आज अम्मा की झोपड़ी टूटी है, कल हम में से किसी की भी बारी आ सकती है। अगर हम चुप रहे तो गलत और बढ़ेगा। गांव वाले पहले डर रहे थे, पर धीरे धीरे एक बूढ़े किसान ने कहा, हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। बुढ़िया ने सालों तक हमारी मदद की है, अब हमारी बारी है। पर मुखिया से कौन भिड़ेगा? भिड़ना नहीं है, साथ खड़ा होना है। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई एक झोपड़ी नहीं गिरा सकता। और फिर क्या था? अगली सुबह पूरा गांव अम्मा की टूटी झोपड़ी के पास था। कोई बांस लेकर आया, कोई नई खपरेल, कोई मिट्टी गूंथ रहा था और लकड़हारा खुद सबसे आगे खड़ा था। तीन दिन में झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई, लेकिन इस बार वो पहले से मजबूत थी। इतना बड़ा घर मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत आभार। लकड़हारा मुस्कुराते हुए बोलता है, ये घर नहीं अम्मा, ये आपका सम्मान है। तभी मुखिया वहां आता है। मुखिया तेज आवाज में बोलता है, ये घर किसकी इजाजत से बनाया गया है? इजाजत इंसानियत से ली है और ये जमीन भी अम्मा की है। सबूत है तुम्हारे पास? तभी भीड़ से गांव का बूढ़ा पंडित आगे आता है। हाँ है, पुराने कागज मेरे पास हैं। ये जमीन अम्मा के पति ने खरीदी थी, तुम्हारे पिता के सामने सौदा हुआ था। कागज मुखिया के हाथ में दिए जाते हैं। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जब उसने देखा कि पूरा गांव एकजुट है तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया, डर से रात जलता है लेकिन एकता से गांव। बेटा, मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं?
तूने मुझे नई जिंदगी दी है। बता मैं तेरे लिए क्या करूं? अम्मा आप कैसी बात कर रही हैं? बेटा भी बोल रही हैं और धन्यवाद भी कर रही हैं। अम्मा फिर बोल रही हूँ, तुम हमारे साथ चलो और हमारे साथ रहो। नहीं बेटा, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब और तुम लोगों पर बोझ नहीं बन सकती। तू चिंता ना कर, मैं आती रहूंगी। ठीक है अम्मा, जब भी कोई दिक्कत हो हमें बताना। अम्मा को कितना बोला कि हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा नहीं मानी। मीरा अम्मा गरीब है पर आत्मसम्मान बहुत है उसमें। ये झोपड़ी घर नहीं, उसका सम्मान है।